एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 200 kg। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसको डिजाइन किया है कि हम उससे 2000 kg का मास हम लिफ्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना लिफ्ट अप कर सकते हैं मास? 2000 kg। ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, पिस्टन का एरिया कितना बोल रहे हैं? ए इज इक्वल टू, पिस्टन का एरिया है, एरिया ऑफ पिस्टन carrying the load is 2.25 into 10 raised to power minus 2 piston carrying the load is 2.25 into 10 raised to power minus 2 मीटर स्क्वायर। मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 2.25 into 10 raised to power minus 2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, ठीक है। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बेयर। मतलब प्रेशर कितना होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि प्रेशर क्या होगा। हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन ए। F मतलब अब होगा ये mg अपॉन ए। यहाँ g की वैल्यू हम पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये? इसको सॉल्व करेंगे 2000 इंटू 9.8 जी की वैल्यू अपॉन ए भी मीटर में, सभी ऐसा यूनिट में है, तो ये वैसे ही पुट करेंगे 2.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा मैं सॉल्व करती हूँ, बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा 10 टू पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +2, 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर जाके हो जाएगा +2, और हम 2000 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 प्लस 10 टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9.8 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू पावर 5। अब देखो हमारे ऑप्शन में कहीं 10 टू पावर 5 वाला है क्या? इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन उसके आगे 0.4 और एक है 10 टू पावर 6, ठीक है, और उसके आगे 0.8 और एक 7 भी है और एक 4 भी है, तो 5 के आसपास 4 भी है और 6 भी है। तो या तो यही आंसर हो सकता है जहाँ 5 है, या फिर 4 वाला भी हो सकता है और 6 वाला भी। अभी 7 वाले को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो मतलब कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? इसमें से बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो है या तो 5 वाला ही होगा, या इसके आगे 10 टू पावर 4 होगा, इसको जब हम करेंगे तो सही तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू पावर 6, या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ऐसा सोचना पड़ता है जब एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, तो ये हो गया 6, 2 8 जा 16, 6 2 9 जा 18 प्लस ये हो गया 19, 19.6 2.25, ठीक है। अब इसको मैं यदि डिवाइड करती हूँ तो 2.25 है और ये 19 है, तो 2 9 था, यदि सिर्फ 2 से डिवाइड करूँ तो 2 9 था होता है, और 2.25 से करूंगी तो 8 समथिंग आएगा, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 8 पॉइंट समथिंग आ सकता है।
अब यहाँ पे 8 कहीं है क्या? कहाँ पर है? पहले वाले ऑप्शन में 0.8 है पर 10⁻6 है। अब 8 पॉइंट समथिंग है कुछ और इनटू ये आंसर आ गया 10⁻5। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो फट से कर लूंगे, पर एग्जाम में अपने पास इतना ना तो कैलकुलेटर होता ना इतना टाइम होता, तो सोचना पड़ता है। 8 पॉइंट आ रहा है, अब इसको मैं यदि पॉइंट इधर ले जाऊँ तो 0.8 हो जाएगा इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो ये चीज कौन से ऑप्शन में फुलफिल हो रही है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में कि 0.8 आ रहा है और 10⁻6 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे फिर? पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो 0.8 समथिंग आ जाएगा, लेकिन ज्यादा सॉल्व ना करके कि हमको ऑप्शन डायरेक्ट लाना है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर एफ है तो न्यूटन और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर। पहले ये देख लेना चाहिए कि सब में यूनिट सेम है क्या? यूनिट सेम है मतलब सभी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने 10⁻5 आया तो इसमें एकदम 7 हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसके आगे वाला इसके पीछे वाला, ये दो चीजें हो सकती है और दोनों दिया हुआ है। एक जगह 10⁻4 भी दिया है, एक जगह 10⁻6 भी दिया है और एक जगह 10⁻5 भी दिया है। अब ये तीनों ऑप्शन में से कुछ हो सकते हैं, तो अब बच जाता हमारा ये वाला कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन को जब मैंने ये किया तो 8 में है देखो 0.5 मतलब 2 5 10, वो नहीं हो सकता, ये है ही नहीं। फिर है 4 2 4 8, वो भी नहीं हो सकता, 19 है यहाँ पर, तो मतलब 8 या 9 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? तो फिर इसलिए ये जो ऑप्शन है आ जाएगा हमारा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे सारे ऑप्शन 0 पॉइंट में, तो 8 पॉइंट को 0.8 करने के लिए 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या लिखेंगे? 8 को 0.8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻1। ठीक है, और ऑलरेडी 10⁻5 था तो 10⁻1 और 5 कितना हो गया? 6, और ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 0.8711 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला समझ में आया? फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, एमसीक्यू। अब हम सेकंड देखते हैं। जब आपको अभी नोट्स में एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना, सॉल्व करके लिखना है आपको। ठीक है, पर एग्जाम में आपको सॉल्व करके नहीं लिखना रहता है एमसीक्यू, डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है, पर अभी जब नोटबुक में अपने लिखोगे तो आप सॉल्व करके लिखोगे। सेकेंड है 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। दो कैपिलरी ट्यूब है, एक की रेडियस है, रेडियाई है ना, रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर और दूसरे की है 0.6 सेंटीमीटर। क्या है ये दोनों? कैपिलरी। याद आ गया कैपिलरी क्या था? जिसने मेरा वीडियो देखा हो या क्लास अटेंड किया हो उसको समझ में आएगा कैपिलरी क्या था। ठीक है, कैपिलरी एक्शन क्या थी, उसका फॉर्मूला हमें क्या मिला था। तो फर्स्ट कैपिलरी की रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर, सेकेंड वाली की है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। सेम लिक्विड मतलब रो, लिक्विड सेम है तो डेंसिटी कैसी होगी? सेम। डेंसिटी सेम होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम होगा, लिक्विड सेम है तो। लिक्विड द रेशियो ऑफ हाइट, हमको रेशियो ऑफ हाइट निकालना है, मतलब पहली कैपिलरी की हाइट हम h1 ले लेते हैं और सेकंड की हम ले लेते हैं h2, तो हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो मतलब h1 बाय h2 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ज्यादा और कुछ डीप में नहीं जाते, डायरेक्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? H इज इक्वल टू 2t cos थीटा। कैपिलरी एक्शन में ये हमने फाइंड किया है फॉर्मूला, R H तो इधर आ गया तो R रो G, ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था यदि आपको याद हो तो। अब देखो G कांस्टेंट है,
सेम लिक्विड है तो टी भी कांस्टेंट होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कांस्टेंट होगा और डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो सिर्फ वेरिएबल क्या है यहाँ पर आर और यहाँ क्या है एच। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब क्या लिखेंगे, H1 R1 is equal to constant या H R is equal to constant, that means H1 R1 is equal to H2 R2। ये हमने कई बार ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम निकालेंगे H1 by H2 is equal to क्या आ जाएगा, R2 by R1। R2 क्या है 0.6, R1 क्या है 0.3, मतलब ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2:1। कौन सा ऑप्शन है इसमें सेकेंड का, सेकेंड ही ऑप्शन है बी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आया सेकेंड वाला न्यूमेरिकल, चैट बॉक्स में लिखो। ओके ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला द एनर्जी स्टोर्ड, थर्ड आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो मैं हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट्स मिल जाएंगे। ले ही लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थर्ड वाला स्टार्ट कर रही है। हाँ थर्ड वाला द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर। सोप बबल है, उसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर डायामीटर। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, यहीं से हम R फाइंड कर लेते हैं ना, R इज इक्वल टू D/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, के बाद क्या है, ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड T इज इक्वल टू 0.04, सरफेस टेंशन इज 0.04 न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट है तो इसको भी कन्वर्ट करो, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। नहीं रहती, सीजीएस रहती तो नहीं कन्वर्ट करते, पर लेकिन एसआई यूनिट है इसलिए इसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एरिया, सॉरी आर निकल गया, ये रेडियस निकल गई और ये है टी। अब बोला क्या है, पूछा क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल। हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एनर्जी, या हमने यहाँ पर वर्क डन लिया है, इससे आपको जल्दी से समझ में आएगा फॉर्मूला, T इंटू DA। याद आया ये फॉर्मूला है ना, सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी फाइंड किया था, फिर इसको हमने बोला था एनर्जी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू TDA, हमें ये फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। T पता है, A क्या हो जाएगा, बबल है, बबल कैसी होती है, बबल है, ठीक है, स्फेरिकल होती है, तो डीए क्या हो जाएगा, T इंटू 4πr²। बबल है तो इसका आउटर इनर सरफेस होता है, मतलब डबल सरफेस होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, T की वैल्यू 0.04 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.142, R की वैल्यू 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.08 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इनटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 12.568 इनटू ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब ये इतना कुछ है। अब यहाँ एक और सॉल्व कर सकते हैं। 0.08 है, ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है 10⁻³ के ही ऑप्शन है सारे। ठीक है, तो हमको ये -3 चाहिए। इसका मतलब इस पूरे को अपने को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या इजी जा रहा है आपको? 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होगा, फिर उसके बाद 8 से इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये वैसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ऑप्शन आता है 0.9 इंटू 10⁻³ जूल वर्क है। इससे इसका वैल्यू आंसर आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻³ जूल। सॉल्व करके बता सकती हूँ, काफी एक कैलकुलेशन लंबा जाएगा। आप लॉग टेबल लेकर भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, फास्ट यदि कैलकुलेशन है आपका तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर और ये है ऑप्शन ए। ये कौन सा है? ऑप्शन ए। तो थर्ड वाले का बस आपको ये तरीका समझना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट है, वो तो आप कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हट गई हूँ मैं सामने से। चलो अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, नहीं तो बस आप एमसीक्यू में बस पता चला कि ये वाला ऑप्शन है तो बस राइट कर दिया, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन करना है आपको। फोर्थ वाला है 2 हेल स्टोन विथ रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 1:4। दो स्टोन है जिसकी की रेडियस का रेशियो है R1/R2, ये है 1:4। फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। ठीक है, एक हाइट से दोनों स्टोन गिर रहे हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो दोनों स्टोन किसी हाइट से गिर रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। इसका रेशियो निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी v1/v2 हमें ये फाइंड करना है। जब टर्मिनल वेलोसिटी बोला है तो सबसे पहले हमको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए तुरंत। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम में हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था 2/9। ठीक है, r²g सिग्मा रो माइनस सिग्मा अपॉन ये क्या था ईटा, विस्कोसिटी कांस्टेंट। याद आया ये फॉर्मूला? ठीक है, यहाँ पे जी कांस्टेंट। अब ये दोनों अलग अलग के ये है डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है, जिक्र सिर्फ क्या है कि R1/R2 दिया है, V1/V2 दिया है। V1/V2 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हमको ये सब कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? V1/V2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। डायरेक्ट
जब हमको एमसीक्यू सॉल्व करना रहता है ना, तो जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके, उतना हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, R1/R2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1/R2 है 1/4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। ठीक है, अब ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला ये ऑप्शन कौन सा है, सी। तो आंसर क्या हुआ, ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो लो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, और समझ में आया क्या बताओ। चलो अब हम आगे चलते हैं, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम। बर्नौली थ्योरम में कहीं लीनियर मोमेंटम की बात हुई है क्या, नहीं। एंगुलर मोमेंटम, नहीं। रोटेशन वगैरह होता, सर्कुलर कुछ होता तो होती ना एंगुलर मोमेंटम की बात, वो भी नहीं हो सकता। मास, ये हो सकता है क्योंकि मास होता है, मतलब वाटर फ्लो हमने देखा था बर्नौली थ्योरम में, तो ये हो सकता है। और फोर्थ है एनर्जी। अब ये एनर्जी ज्यादा क्लोज है, क्योंकि बर्नौली का थ्योरम क्या है, बर्नौली का थ्योरम लास्ट में क्या बोलता है, P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, जिसके कि में ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको हमने प्रेशर एनर्जी बोला था। मतलब ये सभी एनर्जी है और वो कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बर्नौली थ्योरम है इसमें क्या कंजर्व है, क्या कंजर्व है, जो चीज कांस्टेंट होती है वो कंजर्व होता है। तो क्या कंजर्व होगी इसमें, एनर्जी। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का जो ऑप्शन है वो आएगा डी, एनर्जी। अगला क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। अब ये तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन ब्रीफ। इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन, why is the surface tension of paints and lubricating oils kept low। ठीक है, सरफेस टेंशन जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है, लुब्रिकेंट यानी पता है आपको क्या होता है, जो मैकेनिकल जो भी मशीन्स होती है, जो भी मशीन्स में मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसके बीच में जो पार्ट रहते हैं उसको स्मूथली चले उसके लिए हम ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑयल होता है उसी को हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, किसी चीज में, और फिर पेंट हम लगाते हैं, जैसे बाहर की जो ग्रिल वगैरह होती है उसमें हम पेंट लगाते हैं बारिश से बचने के लिए, जो भी है। तो वो जो पेंट है उसका भी सरफेस टेंशन हम कम रखते हैं, और वो जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसका भी सरफेस टेंशन कम रखते हैं। तो क्यों कम रखते हैं ये सोच सकते हो तुम लोग, सोच सकते हो तुम लोग कि सरफेस टेंशन क्यों कम रखते हैं। सरफेस टेंशन कम रखने से क्या होता है, कोई भी चीज जल्दी फैलती है। ठीक है, बहुत जल्दी स्प्रेड होगी वो चीज जिसका सरफेस टेंशन कम होगा। जैसे वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, और हनी का जैसे हम लेते हैं कि सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो स्प्रेड होता है कि जल्दी नहीं, यदि किसी कपड़े पर गिरेगा तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, और वहीं यदि पानी गिरेगा तो वो नीचे तक चला जाएगा, है ना। तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी वो अंदर मतलब होल वगैरह में जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी लुब्रिकेंट होता है या ऑयल होता है उसका सरफेस टेंशन क्यों कम रखते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो सके। जैसे पेंट, हमको पेंट यदि मारना है किसी ये इसमें
कोई भी इसमें लोहे की चीजों पर, तो हम क्या चाहेंगे कि वो जो पेंट है वो जल्दी से स्प्रेड हो जाए। हम थोड़ा सा पेंट ले और ज्यादा जगह में चला जाए, यही चाहते हैं ना हम। तो इसीलिए कि वो जल्दी स्प्रेड हो, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन कम रहने से वो जो लिक्विड है वो जल्दी स्प्रेड होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम सरफेस टेंशन पेंट्स का और लुब्रिकेंट्स ऑयल का कम रखते हैं। तो इसका कैसे लिखोगे आंसर? आंसर कैसे लिखोगे? सरफेस टेंशन ऑफ lubricating oil and paints is kept low in order to help them spread over a large area। मतलब इसीलिए कि हम उसको ये अलाउ कर सके कि वो लार्ज एरिया में स्प्रेड हो। आया समझ में इसका आंसर? ठीक है, आप लिख सको तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ। किसका कैमरा ऑन है? माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। मेरे को ये बताओ, पहले वाले इसका आंसर समझ में आया? लुब्रिकेटिंग ऑयल वाला चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, सो साक्षी ने लिखा है यस मैम। ठीक है, इसको अभी नहीं लिख पा रहे हो या नहीं लिख सकोगे तो मैं ना आज ही इसका पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, वीडियो तो भेजूंगी, साथ में पीडीएफ भी डाल देगी। ठीक है, तो आप लिख लेना फिर। अब सेकंड वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। तो ये तो हमने इसके पहले देखा है, निकाला भी है। तो क्या होता है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या निकाला है हमने? टी डी ए। ये होता है, बबल है इसलिए डी ए दोनों साइड का आता है, और बबल है इसलिए स्फेरिकल है। तो ये क्या हो जाएगा? टी इंटू डी ए क्या हो जाएगा? 4πr² इंटू 2, क्योंकि दोनों साइड है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन 8πr² टी। ये हो गया आंसर। और यहाँ थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं दे दोगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा कि टी क्या लिया आपने, है ना, डी ए क्या है, क्यों हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये थोड़ा सा लिख देना आंसर में, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड। ये जो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं ना, वो है ये। ठीक है, जो बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जानना। फिर थर्ड है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पर बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो कौन से बेस पर बना हुआ है? कौन से बेस पर बना हुआ है? जब मेरा वो बर्नौली वाला आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि हमने जब स्टार्टिंग में जो इक्वेशन फाइंड किया उसमें हमने क्या लिखा था? वर्क डन, मतलब ये लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक, उस पाइप में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क हुआ वो क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी। अब ये क्या बोल सकते हैं हम? ये भी वर्क डन यानी एनर्जी है, ये भी वर्क डन यानी एनर्जी है। और जस्ट इसके पहले ही हमने एमसीक्यू देखा, तो हमने क्या बोला कि बर्नौलीज थ्योरम क्या कंजर्व करता है? एनर्जी कंजर्व करता है। और एनर्जी कंजर्व करता है उसको कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके बेस पर बना हुआ है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो उसका बेसिक क्या है कि इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की के बेस पर ही फॉर्म हुआ है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा था ये? सेकंड, नहीं थर्ड, थर्ड था ये। ठीक है, ये थर्ड के लिए था और ये हमने शायद निकाला था सेकंड। हाँ, ये सेकंड था। ठीक है, अब है फोर्थ वाला,
Why is a low density liquid used as a manometric liquid in a physical laboratory? मैनोमेट्रिक मतलब मैनोमीटर, फोर्थ वाला। मैनोमीटर में हम लो डेंसिटी का लिक्विड यूज करते हैं। लो डेंसिटी लिक्विड क्यों यूज करते हैं? वाई? लो डेंसिटी का लिक्विड क्यों यूज करते हैं? क्या हमें पता है ना कौन सा था ये? इस तरह से यू शेप का पाइप था, ठीक है, और जिसमें हमको प्रेशर मेजर करना है उसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया था, ऐसा डी टाइप का, ठीक है। तो हमें इसके अंदर ऐसा लिक्विड डालना पड़ता है कि ये जो आर्म है इसकी, इस आर्म में और इस आर्म में जो लिक्विड रहेगा इसका ज्यादा डिफरेंस रह सके, मतलब ये जो हाइट है ना ये ज्यादा है, और ये जो बात है वो सिर्फ लो डेंसिटी वाले लिक्विड में होती है कि जो लिक्विड कॉलम का डिफरेंस है यू शेप के पाइप में, ये जो डिफरेंस है लिक्विड कॉलम का वो ज्यादा होता है लो डेंसिटी वाले लिक्विड में, इसलिए हम लो डेंसिटी वाला लिक्विड यूज करेंगे। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? कैसे लिखोगे? अ लो डेंसिटी लिक्विड लाइक वाटर और केरोसिन helps in having larger level difference between the level of liquid in the two arms of the manometer। मैनोमीटर की जो दोनों आर्म्स होती है उसमें जो ये लिक्विड कॉलम का डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है लो डेंसिटी के लिक्विड में, इसलिए thus the increasing the accuracy the value pressure, इससे ये जितना डिफरेंस होगा ना उतनी यहाँ जो प्रेशर हम फाइंड करेंगे उसमें एक्यूरेसी आएगी, इसलिए उसकी एक्यूरेसी के लिए हम इस तरह का लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? व्हाट इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड? जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 तब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखी थी, उसमें इनकम्प्रेसिबल वर्ड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर भी एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है कि जिसको हम प्रेशर देते हैं, जिस लिक्विड पर हम प्रेशर देते हैं, लिक्विड या फ्लूइड, ये लिक्विड है, इसको यदि हमने प्रेशर दिया ऐसे पिस्टन से तो ये क्या होगा? ये प्रेस नहीं हो जाएगा, ठीक है। जहां पे भी उसको जगह मिली, साइड से जगह मिली, कहीं पे भी जगह मिली, वो उधर बाहर चला जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस होगा तो क्या होगा कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी यदि कंप्रेस होता था, ठीक है। जैसे कोई सॉलिड रहता तो वो कंप्रेस हो सकता था, तो उसकी डेंसिटी क्या होती थी? यहाँ जो डेंसिटी है उससे ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, पर लिक्विड या फ्लूइड क्या होता है? वो कंप्रेस नहीं होता, वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और फैल जाएगा, जहां रास्ता मिलेगा वहां निकल जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, जो है वो ही रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। कब? जब हमने प्रेशर उसको दिया, तो उस पर प्रेशर दिया तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो क्या लिखोगे? एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड हुज डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर चेंज होने के साथ उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, ऐसे लिक्विड को हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। तो ये जो सेकंड था आंसर इन ब्रीफ, इसके ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें ये सेकंड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे, अब इसमें है थर्ड क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू था, ठीक है, जो 1 मार्क के लिए आता है। ये सेकंड आंसर इन ब्रीफ है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन थे।
आप जितने कम शब्दों में अपने आंसर को समझा सकते हो उतना चलेगा, और यदि एक दो लाइन ज्यादा हो जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका आंसर समझ में आना चाहिए। थर्ड है, अब ये ब्रीफ में नहीं है, मतलब शॉर्टकट में नहीं देना है। अब ये थर्ड क्वेश्चन से जो भी आंसर है वो प्रॉपरली देना है। Why two or more mercury drops form a single drop when brought in contact with each other? कोई मर्क्यूरी ड्रॉप है, वो यदि ऐसे पास में आती है तो ऐसी नहीं बनी रहती, वो एक हो जाती है, थोड़ी बड़ी होगी इससे, पर ये एक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये सब हमने समझे है जब हमने थ्योरी पढ़ा ना, तो ये सारी चीजें समझाया है। और एक हाथ मैंने इसके वो भी न्यूमेरिकल भी लिया था। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड की जो सरफेस एनर्जी है वो मिनिमम रहना चाहती है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही जो ड्रॉप्स है वो अपना शेप ओवल शेप में या स्फेरिकल शेप में लेते हैं, अपना शेप वो शेप बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस एनर्जी रहती है वो मिनिमम हो जाती है उस शेप। ठीक है, तो जब दो तीन ड्रॉप्स और भी इसमें ड्रॉप्स मिले तो वो सब एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ड्रॉप यदि रहे तो इनकी जब एनर्जी टोटल करेंगे तो ज्यादा होगी, और जब ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो ये सरफेस हो जाएगा कम, तो इसकी भी सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। और लिक्विड कैसा रहना चाहता है? कम सरफेस एनर्जी के साथ रहना चाहता है। इसलिए जब ये दो ड्रॉप कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक बन जाते हैं, क्योंकि उनकी फिर सरफेस एनर्जी और मिनिमम हो जाती है। इन दोनों की सरफेस एनर्जी, जैसे इसकी E1 ले लिया, इसकी E2 ले लिया और इसकी E3 ले लिया। ठीक है, तो E1 प्लस E2 ज्यादा ही होगी और E3 कम होगी। जब दो ड्रॉप अलग अलग है वो ही मिलकर जब एक बन रहे हैं तो ये जो एक की सरफेस एनर्जी है वो कम होगी और ये दो की अलग अलग की सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी। और ड्रॉप कैसा रहता है? कोई भी लिक्विड मिनिमम सरफेस एनर्जी में रहना चाहता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये हो गया थर्ड। अब है फोर्थ। फोर्थ है, why does velocity increase when water flowing in broader pipe enters a narrow pipe? ये तो हमने देखा है बर्नौलीज थ्योरम में। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है जब हम लिक्विड को ये बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेके जाते हैं। ये लिक्विड को, ठीक है, ये वाइडर पार्ट से नैरो पार्ट में ले जाते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाती है ज्यादा, v2 v1। तो ये क्यों होता है ऐसा? v2 is greater than v1, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? इसके बाद हमें एक इसमें हमने पूरे चैप्टर में कंटिन्यूटी थ्योरम देखा। कंटिन्यूटी थ्योरम में क्या हुआ है? ए वी इज कांस्टेंट, ये चीज आई है। ठीक है, आप पूरा चैप्टर अच्छे से ध्यान से देखोगे या मेरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे आपने, तो उसमें ये चीजें मैंने समझाई हूँ बहुत अच्छे से, क्या कांस्टेंट है, क्या कैसा है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v, मतलब वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया या एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी।
मतलब जहां एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। तो यही बता सकते हैं यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और यह A2, तो यहाँ हमको दिख रहा है A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो बाय कंटिन्यूटी थ्योरम if A1 is greater than A2 then V2 is greater than V1, अपोजिट रिलेशन रहेगा। बस दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो पॉसिबल है। कौन सा था ये क्वेश्चन, कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, 4। ठीक है, आंसर में आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये था हाँ 4th वाला क्वेश्चन। अब 5th वाला क्वेश्चन, इसमें यही आ जाएगा। पहला पॉइंट तो आप लिखोगे कि कंटिन्यूटी थ्योरम क्या होता है, ए वी कांस्टेंट, वहाँ ए क्या है, एरिया है, वी वेलोसिटी है, दैट मींस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e वी। सेकेंड वाले में लिखोगे कि एक चीज और लिखना है सेकेंड वाले में कि इसका मतलब यहाँ जितना वॉल्यूम, इतने डिस्टेंस पर जो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जा रहा है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे ये भी लिख लेना dv इज कांस्टेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूटी थ्योरम का ही एक पार्ट है, dv इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ रहेगा, तो dv वॉल्यूम जो लिक्विड का है वो कांस्टेंट रहता है। ये एक पॉइंट लिख लेना। और थर्ड वाले पॉइंट में ये एक्सप्लेन कर देना। हो गया, 3 पॉइंट हो गए। 2 मार्क्स के लिए भी आया तो भी हो जाता है आंसर। 5th वाला क्या है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज एंड इट्स प्रेशर डिक्रीज। अब बोल रहा है जब स्पीड इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इसी को लेके चलते हैं, यही डायग्राम। व्हेन अ लिक्विड पासेस थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, नहीं ये वाला नहीं चलेगा, हॉरिजॉन्टल पाइप बोला है। ठीक है, तो ये मैंने तिरछा रखा है, ये पाइप को मैंने तिरछा रखा है। हमको ये पाइप को हॉरिजॉन्टल रखना है, ऐसा। मतलब यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब पतला हो रहा है एक जगह। ठीक है, पर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल की मीनिंग अभी आपको समझ में आएगी क्यों हॉरिजॉन्टल है बोल रहा है ये, या मैं क्यों हॉरिजॉन्टल पुट कर रही हूँ, वो वर्ड को इतना क्यों स्ट्रेस हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है वो कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है। मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर कम होगा और यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। ये हमने पढ़ा है किसमें, बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम लिख देते, P प्लस क्या रो जी एच प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर, ये लिख दो। ठीक है, पहले तो एक ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी कंटिन्यूटी थ्योरम, इसमें भी आप कंटिन्यूटी थ्योरम लिखोगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ए वी इज कांस्टेंट, वही a is inversely proportional to 1/v, that means a is increase then v is decrease। ठीक है, ये ऐसा सिंबल है, पर आपको पूरा शब्द लिखना है, मैं समझाने के लिए ये बता रही हूँ आपको। यदि एरिया इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यदि एरिया डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी थ्योरम का पहला पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट में आपको ये लिखना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी थ्योरम का सिर्फ यही मीनिंग है कि इस पॉइंट पर जहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है पाइप, मतलब सिकुड़ रहा है पाइप, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। ये v1 है, ये v2 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1 है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ प्रेशर कम क्यों है। ठीक है, अब देखो,
अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखना बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अब ये पाइप हॉरिजॉन्टल रखा है, इसका मतलब हाइट क्या हो गई 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। तो फिर फॉर्मूला क्या रह जाता है 1/2 रो v स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से देखो p इज इक्वल टू माइनस चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, p और v अपोजिट। इसका मतलब यहाँ यदि v इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और यहाँ यदि वेलोसिटी डिक्रीज है, कम है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली इससे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही है, कंटिन्यूटी थ्योरम जिससे कि हमें बताना है कि जहाँ पाइप कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, छोटा है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, वहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, ये फर्स्ट पॉइंट में बताना है। सेकेंड पॉइंट में हमको क्या लेना है बर्नौलीज थ्योरम लेना है, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्ड का जो मीनिंग है वो यहाँ बताना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया h इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। बच क्या गया p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, नहीं तो बस ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया p और v वेलोसिटी और प्रेशर में कैसा रिलेशन है, अपोजिट का रिलेशन। ठीक है, इसलिए ये बढ़ेगा तो वो कम होगा, वो बढ़ेगा तो होगा। ये आंसर हो गया फिफ्थ वाले का। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स क्या बोल रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। ये तो अपन ने कर लिया है, इसमें एक्सप्रेशन वगैरह देखेंगे आप, या वीडियो वापस देखेंगे आप। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अभी वीडियो डल गया है। ठीक है, तो आप उस समय देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता ही है ये वीडियो वापस मतलब यूट्यूब में डालने में। ठीक है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ड्रॉप का जो बताया था एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस P0 इज इक्वल टू 2T/R, ये फाइंड किया था ना, यही फाइंड करना है। तो पूरा डेरिवेशन निकालना है आपको। ये यदि आपने पहले नोट्स बना लिए हो और डिराइव कर लिए हो तो उसके ऊपर बस ये क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और इसका ये क्वेश्चन पूरा लिख लेना कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, 7 ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, और यही सॉरी अभी 6 वाले में एक और चीज मैं दे देती हूँ कि आपको यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप बोला है तो 2T/R आएगा, उसके आगे हमने एक और चीज किया था तो 4T/R आया था। अब वो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ड्रॉप बोल रहा है कि बबल बोल रहा है। जब ड्रॉप बोल रहा है तो हम एक ही सरफेस लेते हैं, लेकिन बबल बोलता है तो दो सरफेस लेते हैं, तो वो आ जाता है 4T/R। ठीक है, तो जब ड्रॉप बोला है तो आपका 2T/R आंसर आएगा, और जब बबल बोल रहा है तो उसका 4T/R आएगा। ये भी वहां पर क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना, ये डिफरेंस बिल्कुल, कि यहाँ पे ड्रॉप लिखा है तो ये वाला लिखना है हमको, और यदि बबल लिखेगा तो हमको ये वाला डेरिवेशन, डेरिवेशन पूरा वहां से वहां तक आएगा, उसके आगे लिखना पड़ेगा आपको 4T/R वाले का जो भी रीजन लिखा हुआ है बुक में वो। ठीक है, डेरिवेशन वही रहेगा, लेकिन बस एक दो लाइन आगे और बढ़ जाएगी बबल के लिए। 7th है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो आपका डेरिवेशन है वो इसमें आ जाएगा, मतलब इसके बाद पूरे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, ये पेज नंबर 48 पे, 6 वाला क्वेश्चन पेज नंबर 41 पे, और 7th वाला पेज नंबर 48 पे आप देख लेना। ठीक है, या वीडियो देख लेना मेरे, जिसमें मैंने समझाया कंटिन्यूटी थ्योरम, उसमें एक्सप्लेन किया है, मास के लिए भी एक्सप्लेन किया, सब एक्सप्लेन किया, ध्यान देना उसमें। फिर 8th वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन को एक्सप्लेन करना है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया एक वीडियो में। वो पीए, पीबी, पीसी, पीडी जो लेते हैं
और उसके बाद हम किस तरह से दोनों साइड लिक्विड कैसे ऊपर हो जाता है, कैपिलरी रिएक्शन कैसे राइज होता है लिक्विड, वो जो समझाया था वो पूरा आपको इसमें लिखना है। ये है आपके पेज नंबर 42 पे, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन ही है, वही डेरिवेशन है जो हम कर चुके हैं। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन है, derive an expression for capillary rise for a liquid having a concave meniscus। अब ये स्पेशल कॉन्केव मेनिस्कस के लिए आपको समझाना है, तो उसमें भी आपने दो मेथड पढ़ी थी। ऐसा कॉन्केव मेनिस्कस था, एक बार प्रेशर हमने निकाला था और एक बार फोर्स हमने निकाला, तो दोनों में से कोई भी एक आप उसमें डिराइव कर सकते हो। जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा R रो जी, या T इज इक्वल टू निकालना है तो आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, ये जो डिराइव करना है ना, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। इसकी दो मेथड है, बाय यूजिंग प्रेशर और बाय यूजिंग फोर्सेस। तो दोनों में से कोई भी एक यूज करके आप इसमें डेरिवेशन लिख सकते हो, लेकिन अभी नोटबुक में आपको दोनों डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी एक से सॉल्व